बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। चूँकि स्मार्ट सिलेबस में जो है वो इस चैप्टर के कुछ ही टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं, तो हम इसमें वही टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट हैं। सो बाकी जो सिलेबस में जो है वो शामिल नहीं हैं उन हिस्सों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आपको लेटेस्ट लेक्चर अपलोड होने के जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम देखेंगे जो टॉपिक, उसमें हम ऐसे एलिमेंट्स की बात करेंगे जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर हम जो है उन न्यूट्रिएंट्स की बात करें या उन एलिमेंट्स की बात करें जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो ज़रूरी हैं, तो वो दो तरह के जो है वो हो सकते हैं। हम ऐसे एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं जो कि प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो है वो चाहिए हुए होते हैं। इनको जो है वो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो कहते हैं। अब हम इन दोनों की जो है वो डिटेल्स जो है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी जो है वो कहा जाता है। माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें तो ये छोटे को कहा जाता है, ठीक है जी। और अगर हम मैक्रो का लफ्ज़ी मतलब देखें तो ये बिग जो है वो या लार्ज जो है वो चीज़ को कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होंगे। इससे जो है वो दोनों की डेफिनेशन भी हमने बना ली और इनको हमने आपस में कंपेयर भी कर लिया। ये मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन को जो है वो अंडरलाइन कर रही हूँ कि दीज आर बेसिकली द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं? इनमें बोरॉन है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज़ है, जिंक है और मोलिब्डेनम है, और क्लोरीन जो है वो शामिल हैं। उसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है ये कितनी अमाउंट में चाहिए, तो ये बहुत कम अमाउंट में जो है वो चाहिए प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर हम इन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली जो है वो प्लांट्स के लिए पॉइजनस जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें कि पर एकड़ एरिया में हमें जो है वो इनकी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो ओनली 6 ग्राम टू 100 ग्राम्स जो हैं वो पर एकड़ जो है वो इनकी अमाउंट रिक्वायर होती है, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और इनमें अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल हैं। और जो है अगर इनकी अमाउंट पर एकड़ के हिसाब से देखें तो ये 5 केजी से लेकर 200 केजी पर एकड़ तक जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अमाउंट में चाहिए होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो स्टूडेंट, ये जो अभी मैंने आप लोगों के सामने जो है टॉपिक डिस्कस किया है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि राइट डाउन अ नोट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक तो ये इस तरह से आ सकता है, और दूसरा जो है ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 2 नंबर के शॉर्ट में आप लोगों को आ जाएगा। आपने इसमें डेफिनेशन जो है वो बता देनी है एक पॉइंट में, और माइक्रो और मैक्रो में जो न्यूट्रिएंट्स में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में बता देना है, एक पॉइंट ये बन जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपने ये बता देना है कि कितनी क्वांटिटी में पर एकड़ जो है वो सॉइल के लिए चाहिए होते हैं। ये 3 पॉइंट्स अगर आप जो है वो लिख देंगी दोनों के डिफरेंस के, तो आपको जो है वो फुल 2 मार्क्स जो हैं वो इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो चलते हैं, जो कि इसी की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम जो है वो एक फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है फर्टिलाइज़र जो है वो खाद को कहा जाता है, तो एक अच्छी खाद की क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए।
इसके लिए जो है सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो भी कंपाउंड को एज़ अ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारी इंटरेस्ट का एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही सॉइल को ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। इनमें ज़्यादा जो हमने अमाउंट देखी है उसमें हमने नाइट्रोजन की बात की है, इसमें हमने फ़ॉस्फ़ोरस की बात की है, इसमें हमने पोटेशियम की बात की है। ये तीन ऐसे जो हैं वो हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ये इन तीनों के फर्टिलाइज़र्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये जो है वो प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। हम जो भी कंपाउंड सेलेक्ट करेंगे उनके अंदर जो है वो अगर इनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी इन एलिमेंट्स की, तो वो एक गुड फर्टिलाइज़र का काम जो है वो करेगा। लेकिन सिर्फ इस डिज़ायर्ड एलिमेंट का होना ही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा जो है उसको वाटर सॉलेबल भी होना चाहिए। ठीक है जी, जो गिवन कंपाउंड है जिसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड एलिमेंट मौजूद है उसको वाटर सॉलेबल होना चाहिए ताकि इजीली प्लांट्स जो हैं उसे अपनी रूट्स के ज़रिए अवेलेबल जो है वो कर सकें, यानी कि उसको एब्जॉर्ब करके अपनी रूट्स के ज़रिए जो है वो बाकी अपने तमाम पार्ट्स को पहुंचाएं। इसके अलावा जो है ये स्टेबल होना चाहिए, ना सिर्फ सॉइल में बल्कि जो है स्टोर करने में भी। ये ना हो कि ज़मीन में इधर डाला और इधर ये डिकम्पोज़ हो के किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये ना हो कि अभी जो है वो 2 दिन भी नहीं पड़ा रहा और जो है ये कोई रिएक्शन करके या इधर डिकम्पोज़ हो गया या किसी और जो है वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और इसके अलावा जो है इट शुड नॉट बी डेलिक्विसेंट, मतलब कि जो है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, और ना ही वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत ही हार्ड जो है वो हो जाए। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सस्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट जो है वो कम होगी तो तभी जो है वो फार्मर्स को जो है वो कम रेट पे मिलेगा, और तभी जो है वो प्लांट्स के लिए जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने देखा है कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखने जा रहे हैं कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र की बुनियादी खूबियाँ कौन सी होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है और इस तरह से आता है कि व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। अब जो है हम इन सारी क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में आपको ये 7 पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कोई से 4 जो है वो मेजर पॉइंट्स भी लिख देंगी और ठीक से लिख देंगी तो आप लोग जो है वो 2 मार्क्स ग्रैब कर लेंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। कि सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र की कौन सी क्वालिटीज़ या खूबियाँ होनी चाहिए। तो पहली खूबी ये है कि इट शुड बी रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट्स, यानी कि वाटर सॉलेबल होना चाहिए ताकि प्लांट्स अपनी रूट के ज़रिए उसको एब्जॉर्ब कर सकें। दूसरा पॉइंट बिल्कुल इसी की कंटिन्यूएशन है कि जो मैंने आपको बताया है कि पहले जो रेडिली अवेलेबल टू द प्लांट के साथ मैंने क्या कहा है कि वाटर सॉलेबल हो, ताकि ये जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो के, वाटर सॉलेबल होगा तो तभी सॉइल में मिक्स होगा और फिर जो है वो प्लांट्स अपनी रूट्स के ज़रिए जो है वो इसको एब्जॉर्ब करके अपने जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को पहुंचाएंगे। ये प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इंजूरियस टू प्लांट। ये चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और जो है वो प्लांट्स को एक लंबे अरसे के लिए जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। मतलब जो है अगर हम जो भी ज़मीन में जो है वो फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये ना हो कि एक ही दिन के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए, बल्कि जो है वो काफ़ी लंबे अरसे तक, मतलब महीना महीना जो है वो प्लांट ज़मीन में जो है वो मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिज़ोल्व होकर जो है वो सॉइल का हिस्सा बने और प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल रहे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे जो है वो ज़मीन की पीएच को चेंज नहीं करना चाहिए, शुड नॉट आल्टर द पीएच ऑफ द सॉइल। और रेन और वाटर के ज़रिए जो है ये ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जिससे ये प्लांट्स इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सकें। असिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। सो
पानी जब हम डालें, यानी कि पानी जब हम खेत पे लगाते हैं या बारिश होती है, तो ये फर्टिलाइज़र को जो है वो एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होना जाना चाहिए, जिससे जो है प्लांट्स इसको ईज़िली एब्ज़ॉर्ब कर सकें। ये ना हो कि कोई ऐसा मटेरियल बन जाए जो कि प्लांट जो है एब्ज़ॉर्ब करने के काबिल ही ना रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज इस टॉपिक में हमने देखा है कि एक अच्छे फर्टिलाइज़र की बुनियादी खूबियाँ जो है वो क्या होती हैं। इसके बाद जो है वो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स की तरफ जो है वो चलते हैं। अभी हमने जो है वो जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले टॉपिक में जिसमें हमने एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको बताया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत बल्क में जो है वो चाहिए होते हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। सो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र्स करते हैं तो उसमें भी जो है वो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र्स है वो भी तीन तरह के हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स जिनके अंदर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद है, फॉस्फेटिक जिनके अंदर फास्फोरस मौजूद है, और पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स जिनमें पोटेशियम जो है वो मौजूद है। आज के लेक्चर में हम जस्ट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत जो है वो नेसेसरी है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि डेवलपमेंट्स ऑफ स्टेम एंड लीव्स के लिए जो है वो नाइट्रोजन एक एसेंशियल जो है वो न्यूट्रिएंट है या एलिमेंट है। सो इसके बाद जी दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रोटीन जो है उसका बुनियादी पार्ट जो है वो नाइट्रोजन है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास हमें पौधे ग्रीन कलर के नज़र आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, तो ये जो है वो लीव्स को जो है वो ग्रीन कलर जो है वो देता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल का भी ये पार्ट हुआ। और इसके अलावा जो है ये पैदावार को भी बढ़ाता है, इन्हांस द यील्ड, और इसके अलावा जो है प्लांट की क्वालिटी को भी जो है वो इंक्रीज़ करता है। सो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जिनमें पहले हमारे पास अमोनियम सल्फेट है, दूसरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सैनामाइड है, अमोनिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम क्लोराइड और यूरिया है। तो ये तो हमने कुछ बात कर ली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की, लेकिन इन तमाम फर्टिलाइज़र्स की अब डिटेल हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपके जो है वो इस चैप्टर में जो है वो जस्ट तीन जो है तरह के नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स को डिस्कस किया गया है, जिनमें पहली एग्ज़ाम्पल अमोनिया की है। उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे यूरिया को, और यूरिया के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को। सो स्टूडेंट, हम अपनी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ जो है वो मूव करते हैं, विच इज़ अमोनिया। सो अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र, अमोनिया से आप सब जो लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं, आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि अमोनिया जो है वो गैस भी होती है और अमोनिया लिक्विड स्टेट में भी जो है वो पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अमोनिया जो है ये वाहिद फर्टिलाइज़र है जिसे हम जो है वो लिक्विड स्टेट में जो है वो सॉइल में यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे, जबकि बाकी तमाम फर्टिलाइज़र्स को सॉलिड फॉर्म में जो है वो यूज़ किया जाता है। अगर हम जो है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट के अलावा बाकी तमाम फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। लाइक अगर हम अमोनिया भी जो है वो सॉइल में ऐड करते हैं तो ये सॉइल को एसिडिक बना देगा, लेकिन इस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल की जो है वो लाइमिंग करते हैं। मतलब सॉइल में हम जो है वो लाइम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। सो कैल्शियम ऑक्साइड की एडिशन की वजह से क्या होगा कि जो पीएच जो है वो एसिडिक रेंज में जा रही थी, वो जो है वो उसके साथ जो है वो सॉइल को न्यूट्रलाइज जो है वो कर देगी। अब जो है लिक्विड अमोनिया को हम यूज़ कैसे करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे, हम ज़मीन में जो है वो 6 इंचेस डीप जो है वो इसको सिरिंज की मदद से आप कह लें एक जो है वो दाखिल करते हैं, ताकि जो है ये वहाँ से एस्केप ना कर सके। सीप आउट का मतलब जो है यहाँ पे एस्केप करना है, लाइक ये जो है वो किसी ऐसी जगह पे ना चली जाए जहाँ हम इसे पहुँचाना नहीं चाहते। और अब लास्ट में आप लोगों को अमोनिया के बारे में बताती चलूँ कि नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वो फर्टिलाइज़र में है वो अमोनिया है, और अमोनिया में तकरीबन 82% नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है। सो आई एम हाईलाइटिंग इट
कि 82% ऑफ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन द ammonia. So it's the highest content of nitrogen which is ever present in any fertilizer which is used to increase the growth of plants. सो स्टूडेंट्स ये आज हमने जो है वो फर्स्ट जो है वो फर्टिलाइज़र देखा है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जो कि हम अमोनिया की बात कर रहे थे। अब अमोनिया के बाद जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज हमारे पास जो फर्टिलाइज़र है यूरिया, हम उसकी बात जो है वो करेंगे। यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके पास गिवन है। अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो इसका जो है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि ये कार्बोनिल जो है वो ग्रुप होगा और इसकी दोनों तरफ जो है वो 2 अमाइनो ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे लाइक दिस। सो स्टूडेंट्स ये आपने जो है वो इसका स्ट्रक्चर खोल के जो है वो देख लिया है। अब जो है वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस तरह से हमारे पास जो है वो अमोनिया में नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो सबसे हाईएस्ट था और उसमें तकरीबन जो है वो 82% नाइट्रोजन मौजूद थी, तो यूरिया में तकरीबन 46% जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। और सॉलिड जितने भी हमारे पास जो हैं वो नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो यूरिया में ही पाई जाती है। और पाकिस्तान में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फर्टिलाइज़र है। ओके स्टूडेंट्स, आप जो है वो हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से इसको तैयार करते हैं। बेसिकली जो है पाकिस्तान में जो है या वर्ल्ड वाइड भी यूरिया को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी प्रेपरेशन में जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उनको अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। अब यहीं पे मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स बताती चलूँ कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके जो है वो यूरिया बनाएगी, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली अमोनिया की सिंथेसिस में जो है वो इस्तेमाल होती है। ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा हमारा वो प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया होगा। इसमें जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो गैसेस आपस में कंबाइन करेंगी इन अ पर्टिकुलर मोल रेशो और उसके नतीजे में जो है वो हमारे पास अमोनिया की सिंथेसिस जो है वो हो जाएगी। ये 2 स्टेप्स थे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है वो मूव करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेपरेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट। ठीक है जी, अमोनियम कार्बामेट कब बनता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। अमोनियम कार्बामेट के बाद हम यूरिया को प्रिपेयर करते हैं और यूरिया की प्रिपरेशन के बाद हम उसकी कंसंट्रेशन करते हैं और लास्ट स्टेप में हम प्रीलिंग करते हैं। इन सब टर्म्स का क्या मतलब है आप लोगों को जो है वो मैं वन बाय वन बताती हूँ। पहले स्टेप्स तो सिंपल थे जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन की और फिर अमोनिया की प्रिपरेशन की। अब हम जो है वो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से अमोनियम कार्बामेट बनाने जा रहे हैं। ये एक रिएक्शन जो है वो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया के साथ 1:2 में कंबाइन कर रही है और एज अ रिज़ल्ट ऑफ डैट हमारे पास अमोनियम कार्बामेट जो है वो बन रहा है। दिस ग्रुप इज़ अमोनियम एंड दिस ग्रुप इज़ कार्बामेट। ठीक है जी। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज़ अमोनियम कार्बामेट। अब जो है ये जो अमोनियम कार्बामेट बना है इसको हम डिहाइड्रेट करेंगे और इससे जो है वो यूरिया को प्रिपेयर करेंगे। इस मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ठीक है जी, अमोनियम कार्बामेट से, और उसके नतीजे में हमारे पास यूरिया जो है वो बन जाएगा। और साथ में मैंने जैसे कि बताया कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इसको हम कॉन्डेंसेशन रिएक्शन भी जो है वो कह सकते हैं। अब ये जो हमारे पास अमोनिया बना है ये बेसिकली वाटर में है। अब इसमें से जो है वो हमें वाटर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमें जो है वो इस वाटर को एवेपोरेट करना पड़ेगा। हम जो है इसे हीट करते हैं अंडर वैक्यूम। तो जो 2 एवेपोरेशन स्टेजेस में हमारे पास जो है वो जब यूरिया को जब हम एवेपोरेट करते हैं तो हमारे पास 99.7% जो है वो यूरिया ऑब्टेन हो जाता है। यानी कि ये यूरिया जो है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है और उसके बाद हम इसे नेक्स्ट चैम्बर में ले जाते हैं जिसे प्रीलिंग टावर जो है वो कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब प्रीलिंग टावर का जो है वो बेसिक काम क्या है तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रीलिंग का मतलब ये है कि हम जो है वो किसी मोल्टन मटेरियल को जो है किसी टावर के जो है वो ऊपर से ड्रॉप वाइज जो है वो गिराएंगे। यानी कि लिक्विड के ड्रॉप्स हमारे पास नीचे आ रहे हैं और नीचे से जो है वो हम क्या करेंगे, कूल एयर जो है उसको
ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं दे विल बी सॉलिडिफाई इनटू द फॉर्म ऑफ स्फीयर्स, यानी कि टाइनी जो है हमारे पास जो है वो स्फीयर्स की तरह की जो है वो फॉर्म में जो है ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और इनको हम जो है वो प्रिल्स कहेंगे। सो अगर मैं उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बात करूँ तो आपको ये जो यूरिया जो है वो दानेदार सा नज़र आता है, तो बेसिकली प्रिल्स जो हैं वो इसके गोल से दानों को जो है वो कहा जाता है। सो ऊपर से जो है वो क्या आ रहा है, मोल्टन यूरिया, जिसे जो है वो हमने क्या किया है, हम छोटे छोटे से लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरा रहे हैं टावर से, ठीक है। और जो है वो नीचे से जो है वो कूल एयर आ रही है और वो क्या कर रही है, इन ड्रॉपलेट्स को जो है वो सॉलिडिफाई कर रही है और ये छोटे से दाने गोल से दानों में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब ये जो हमारे पास यूरिया प्रिल्स बनी है, यानी कि यूरिया के दाने बने हैं ना, उसको हम जो है फिर नेक्स्ट बैगिंग सेक्शन में जो है वो या फिर जो है हम बल्क स्टोरेज के लिए, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में जो यहाँ पे यूरिया जो है वो स्टोर होता है वहाँ पे जो है वो सेंड कर देते हैं। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चर का जो है वो फ्लो शीट डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और इनके कम्बिनेशन के नतीजे में जो है वो हमारे पास कार्बामेट जो है वो बन रहा है। कार्बामेट की जब कॉन्डेंसेशन होगी यानी कि डिकम्पोजिशन होगी, कैसे, जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट करेगा तो फिर हमारे पास यूरिया जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये जो यूरिया, चूँकि इसके अंदर वाटर मौजूद है तो हमने इसमें से वाटर कैसे निकालना है, हम जो है वो 2 स्टेजेस में इसकी एवेपोरेशन करवाएंगे और हमारे पास जो है जो यूरिया आएगा फिर हम उसकी प्रिलिंग जो है वो करवाएंगे और जो हमारे पास दानेदार यूरिया होगा उसको हम जो है बल्क स्टोरेज या बैगिंग सेक्शन की तरफ जो है वो रवाना कर देंगे और वहाँ से जो है वो अल्टीमेटली मार्केट में जो है आ जाएगा, जहाँ पे जो है वो फार्मर्स को अवेलेबल होगा फॉर यूजिंग एज अ फर्टिलाइजर्स इन देयर सॉइल्स। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने आप लोगों को फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बताई है, जिसके ज़रिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि इंडस्ट्रियली जो है वो यूरिया को किस तरह से जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर जो है इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बना तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर से। सो अगर जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप काइंडली इसको लाजमी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। अभी जो पहला टॉपिक हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में अमोनिया का पढ़ा है तो उस पर भी एक शॉर्ट नोट जो है वो आ सकता है एज अ 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। सो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमोनिया फर्टिलाइज़र। सो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है वो आप बता सकती हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल और 2 नंबर जो है वो हासिल कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम आज के लेक्चर के लास्ट जो है वो पॉइंट की तरफ चलेंगे विच इज़ अबाउट अमोनियम नाइट्रेट। ये थर्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है जिससे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है ये बनता कैसे है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद नाइट्रिक एसिड। अमोनिया का जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो सिंपली ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रिक एसिड में ये अमोनिया के साथ कंबाइन करके NH4 यानी कि अमोनियम आयन बना देती है और ये नाइट्रेट इसके साथ कंबाइन कर जाता है। सो ये हमारे पास क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। अब ये जो अमोनियम नाइट्रेट बनता है ऑफ कोर्स ये वाटर में मौजूद, इसके अंदर वाटर भी मौजूद होगा, तो वाटर हम इसमें से कैसे रिमूव करेंगे, एवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो हम इसमें से वाटर को रिमूव कर देंगे। उसके बाद जी अगेन जो है हमारे पास जो आएगा लिक्विड, उसके अंदर जो है वो मतलब ये उसमें हम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मोल्टन फॉर्म में मौजूद होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसे प्रिलिंग टावर में लेके आएंगे और वहाँ से जो है वो एक टाइनी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वो स्प्रे करेंगे। ये जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जब नीचे की तरफ आएंगे तो साथ ही जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कूल एयर का जो है वो करंट भी जा रहा होगा तो वो इन ड्रॉपलेट्स को सॉलिडिफाई कर देगा और ये प्रिल्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। जिस तरह से अभी हमने यूरिया के केस में देखा है बिल्कुल उसी तरह से ही अमोनियम नाइट्रेट के प्रिल्स भी हमारे पास आएंगे, जो कि जिसमें किसी किस्म की कोई डस्ट जो है वो नहीं होगी, ईज़ी टू हैंडल होंगे और खेत में भी आसानी के साथ जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। अगर अब हम जो है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का कंटेंट देखें
तो इट कंटेन्स अबाउट 33 से लेकर इसमें 33.5% तक जो है वो नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है स्टूडेंट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, लेकिन जो है वो यूरिया की निस्बत या अमोनिया की निस्बत जो है वो इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो कम है। सो ये बहुत सी जो है वो मतलब क्रॉप्स के लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है एक्सेप्ट पैडी राइस के लिए। पैडी राइस जो हैं वो उन चावलों की किस्म को कहा जाता है जो कि खेतों में जो है वो लंबे अरसे के लिए पानी खड़ा करके जो है वो उगाए जाते हैं। अब ये जो है वो फर्टिलाइज़र वहाँ पे क्यों नहीं यूज़फुल, क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं ना, बैक्टीरिया जैसे, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें बैक्टीरिया कहा जाता है, वो जो है इन ऐसे खेत जिनमें पानी भरा हुआ होता है वहाँ इनको जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं इस फर्टिलाइज़र को, और इसे नाइट्रोजन गैस में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बैक्टीरियल एक्शन से नाइट्रोजन गैस में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो जब नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर तो अमोनियम नाइट्रेट को जो है वो यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। सो इसको समटाइम जो है लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो है ये अपनी सॉलिड फॉर्म को रिटेन करती है, यानी कि ये नहीं होता कि मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। मॉइस्चर ज़रूर अब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो है जिस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है तो वो थोड़ा सा जो है वो मॉइस्ट सा हो जाता है। ये बिल्कुल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट भी जो है वो सोडियम क्लोराइड की तरह का ही है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो है हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऐसे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का ज़िक्र किया जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। उसके बाद जो है वो हमने एक गुड फर्टिलाइज़र की एसेंशियल क्वालिटीज़ जो हैं उनको नोट किया, और फिर हमने फर्टिलाइज़र्स की क्लासिफिकेशन में फ़र्स्ट जो है क्लास ऑफ फर्टिलाइज़र्स पढ़ी हैं जो कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स हैं। अब हम जो है वो देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए पार्ट इससे रिलेट कर रहा है कि व्हाट आर फर्टिलाइज़र्स एंड व्हाई आर दे नीडेड। सो ये तो ऑल दो के ये हमारे जो है वो सिलेबस में से काट दिया गया था, बट आप लोग जो है वो इसको सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बी जो है वो देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, उसके यूजेस का ये पार्ट जो है वो हम हाफ इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फेटिक और पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स को भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जी थर्ड इसका पॉइंट देखें, क्वेश्चन देखें, हाउ इज़ यूरिया मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस यूज। तो ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है कि 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखिए जो कि आज के लेक्चर में कवर हुआ है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कौन से हैं एंड व्हाई दीज आर नीडेड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो अभी हमने बात की है कि दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और साथ में इनकी डिटेल भी बताई है। और इसके अलावा इसका सी पार्ट देखिए कि व्हाट आर द एसेंशियल या राइट डाउन द एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फर्टिलाइज़र। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि 2 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा कमिंग टॉपिक होगा, मतलब मे बी नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिस्कस करें, जिसमें हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो है वो देखेंगे। ये सब उससे रिलेटेड है। सो ये हम जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बस हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, और अगर आपको जो है वो लेक्चर समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और जो है वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो है अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल गिव यू प्रॉपर आंसर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।